मेरे साथ मौजूद है प्रेस क्लब में उमर खालिद की अम्मी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आपसे मेरा जो पहला सवाल है जी। कि जो उमर खालिद की जो गिरफ्तारी है, उससे पहले या गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मतलब कि व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए, इस तरह की कोई बात हुई थी, उसके बारे में मुझे बताइए। नहीं, नहीं, बस वो जो कोर्ट नोटिसेस थे जैसे स्पेशल सेल के वो आए, बल्कि जिस दिन अरेस्ट किया है उससे 1 दिन पहले 2 बार आए, स्पेशल सेल से भी आए और क्राइम ब्रांच से भी आए। हम्म, तो मैंने उनको बता दिया था कि उमर दिल्ली में नहीं है, आप नोटिस दे दीजिए। हम्म, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मेल हो तो बुलाइए आपके हस्बैंड। मैंने कहा वो तो घर पर नहीं है। हम्म, आप मुझे नहीं, हम लेडीज़ को नहीं दे सकते। अच्छा, मैं ठीक है, आप चले जाइए अगर नहीं दे सकते तो। लेकिन फिर वो दीवार पे चिपकाएंगे, हम ये करेंगे, वो हुआ खाली। फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये कहा जाए। अलबत्ता 2016 में भी क्योंकि उमर के साथ ऐसा हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने वैसे सिक्योरिटी दी थी, लेकिन सिक्योरिटी देने के बाद भी ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ नीचे चोरी हो गई, जबकि 2 पुलिसमैन हमारे गेट पर मौजूद होने चाहिए थे। अच्छा, तो उसमें क्या हो, बहरहाल बाकी ये है कि उमर के अरेस्ट के बाद भी ऐसी तो कोई चीज़ नहीं कि जिससे हमको हैरेस किया गया हो, सिर्फ इसमें कि मैं एक प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, हम्म, तो मुझे और मेरी बेटी को डिटेन कर लिया था। अच्छा। हाँ, डिटेन किया था उन्होंने और फिर बाद में रात में उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसा कोई वाकया जो उनके गिरफ्तारी के बाद मतलब कि पुलिस या सिविल सोसाइटी के लोग आपकी बेटियों को या आपको किसी भी तरह के कोई बात तो नहीं 2016 होती? के बाद तो बहुत ट्रोल किया गया था, बेटियों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। और बहुत ही ज़्यादा जैसे वो पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है तो इवन ये तक कि कौन से बस स्टॉप से बस लेते हैं, ये करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा हॉरिफाइंग था। लेकिन अब इस बार में तो इस तरह का वो हमारे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और 2016 से और अब में हम भी समझते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा हमको जी। स्ट्रॉन्ग बना दिया हालात में। एक माँ के रूप में जो उमर खालिद के ऊपर जो धारा पुलिस ने लगाया है, जैसे यूएपीए जैसे देशद्रोही कानून जो उनके ऊपर लगा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त तो अगर आप देखें पूरे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि जो कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ या उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, या अभी आप देख रहे हैं कि उसने जो लॉज़ बनाए उनके ख़िलाफ़ जो लोग बोल रहे हैं, उनको झूठे केसेस में फंसाने का एक सिलसिला चल गया है। उनको जो है वो, आप भीमा कोरेगांव से लेके अभी तक भी देखें तो एक खाली मेरे बेटे की बात नहीं है कि उनको झूठे केसेस में, लेकिन पूरा हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों को इस तरह से फंसाया जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को, अवाम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें तमाम लोगों को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। और को भी, आज मेरा बेटा है, कल किसी और का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। तो हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज़ भी हैं और जो ये जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। कि जो उमर खालिद के ऊपर जो चार्जेस सरकार ने जो लगाए हैं, वो एनटीसीए प्रोटेस्टर के रूप में काफ़ी मेहनत किया था, उसके मुखालफत कर रहे थे। तो जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं और उनका 1 साल से वो मतलब जेल के अंदर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में अब तो जितना वक्त गुजरता जा रहा है और कोर्ट की प्रोसीडिंग सामने आ रही है, ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है कि ये फेक, फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड चार्जेस थे, एविडेंसेस थे जो इन्होंने खड़े किए हैं। तो ये कहना कि साहब वो यानी 1750 पेज की चार्जशीट थी, उसके बाद फिर एडिशनल चार्जशीट सामने आई थी। लेकिन कोर्ट में जिस तरह हमारे वकील ने ये बात रखी कि ऐसा लगता है कि आप किसी सीरियल की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सब्स्टेंशियल प्रूफ नहीं है, वेग किस्म की बातें हैं। तो असल में देखिए, अगर हुकूमत ये समझती है कि यूएपीए लगा कर, उसने ये बात कही कि अगर यूएपीए ना होता तो उमर को बहुत पहले बेल मिल चुकी होती, इसलिए कि 101 के अंदर सेम चार्जेस में उसको बेल मिल चुकी है। लेकिन मसला सिर्फ ये है, हमारा मसला सिर्फ ये नहीं कि उमर को अंदर किया गया। हमारा अंदाज़ा ये है कि ये पूरा सवाल सिविल सोसाइटी के सामने है कि जो लोग हुकूमत के गलत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और बुनियादी तौर पे वो पूरी पब्लिक की तरफ से बोल रहे होते हैं, लेकिन आज उनको गिरफ़्तार करके अंदर कर दिया जाता है, तो सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए। इसलिए कि आज उमर गए, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा। तो ये हुकूमत ये महसूस कर रही है कि हम जो चाहें करें, कोई बड़ी मुखालिफत नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि वक्त इस बात का तकाजा करता है कि सिविल सोसाइटी को मैदान में आना चाहिए।
अच्छा, उमर खालिद आपके लड़के हैं और आप उनके बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को बताइए जिस पे कभी चर्चा नहीं हुई, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर हो, क्योंकि वो जेएनयू के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, उमर जो है हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टडी को कवर करते वक्त में भी ये बात तय की थी, चीफ उनका जो थीसिस था पीएचडी का, वो झारखंड के आदिवासियों पर था और वो महसूस करते हैं कि समाज के दबे पिसे कुचले लोग हैं, आदिवासी हैं ख़ास तौर से, जिनको कॉर्नर कर दिया गया है, जिनको माओवादिस्ट कहा जाता है। मैं उसकी केस को टेकअप करूँगा और उसी पे पीएचडी करूँगा। तो एक तो उन्होंने पीएचडी के लिए थीसिस का इंतखाब भी उसी बुनियाद पर किया था। दूसरी बात ये है कि हाँ, उमर खालिद ने ब्राइट फ्यूचर था उनका, ब्राइट कैरियर था एजुकेशन, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया मैं हिस्ट्री को पढ़ूंगा और सोशल साइंसेस में जाऊंगा, इसलिए कि वो समझते थे कि जो बुनियादी सवालात देश को जूझ रहे हैं हमें उससे जुड़ना है। फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, दलितों के इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी को जिस तरह से डिमोनाइज किया जा रहा है, ये वो इश्यूज़ थे। और मैं यानी एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि ये जो जब से वो 1 साल से जेल में हैं तो लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, यानी इन 1 साल में उमर ने 70 बुक्स पढ़ ली है। छोटी बड़ी किताबें हमसे मंगाता गया कि ये भेजिए, फ्रीडम के ऊपर में, हिस्ट्री के ऊपर में, इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं हमारे देश के सामने उन पर किताबें पढ़ रही है और कुछ लिख भी रहा है। अभी 2 आर्टिकल्स के आ चुके हैं और भी आएंगे। तो ये वक्त वो ज़ाया नहीं कर रहे हैं अंदर बैठकर। वहाँ भी जो ऐसे लोग हैं जो परसिक्यूटेड लोग हैं, गिरफ्तार हैं, उनकी चीज़ें हमको लिखता है कि भाई ये लोग हैं, इनके बारे में कुछ करिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक सोशल एक्टिविस्ट का जो कंसर्न होता है वो कंसर्न हमको नज़र आ रहा है। अच्छा, आपसे जो आखिरी सवाल है, उनको जिस भाषण के आधार पर गिरफ्तार किया गया वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में उन्होंने दिया था, तो उस पर बताइए उसमें ऐसा क्या था कि सरकार को, जो मौजूदा मोदी सरकार है, उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर यूएपीए के तहत जो है कि उन्होंने किस तरह से किया? असल में उनको कोई एक बहाना चाहिए था और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से उस पूरी स्पीच का चंद सेकंड का पोर्शन निकाल कर तोड़ मरोड़ कर डिस्टॉर्ट करके ये पेश करने की कोशिश की कि ये भाषण में उमर ने ये कहा था कि जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हम एक बड़ा मुजाहरा करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो पूरी 20 मिनट की स्पीच हमारे वकील ने पूरी अदालत में सुना दी। आप हमें बताइए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये बात भी आपके सामने आ गई ना, आज की इस प्रोग्राम में भी ये बात सामने आ गई है कि हुकूमत जिन चीज़ों को एविडेंस के तौर पर पेश कर रही है पुलिस, वो दूसरों से लिए हुए चीज़ें हैं और वो भी बीजेपी के आईटी सेल से एक छोटा टुकड़ा लेकर उसको पेश कर दिया। और पूरी स्पीच के अंदर देश से मुताल्लिक़ बातें हैं, फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, दलितों के इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें उसमें पेश की गई हैं। कहीं भी कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसमें आप, यानी वो कहते हैं कि अगर आप हमको गाली देंगे तो हम आपका जवाब प्यार से देंगे, आप हमको जेल में डालेंगे तो हम जो है सारे जहाँ से अच्छा कहते हुए जेल चले जाएंगे। इस तरह की बातें उस भाषण में कही गई है और उसको एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अजीब व गरीब बात है।